कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे ही होंगे और अपना पढ़ाई पर भी अच्छी तरह से ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सीमा पुंडीर आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी। तो कक्षा 10 की ये व्याकरण है, इसमें आज पढ़ाते हैं हम व्याकरण का पहला पाठ। तो पहला पाठ है हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे जो परीक्षा में 4 नंबर में आते हैं। तो ये आप लोगों को भली प्रकार समझना है, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो सबसे पहले इसमें हम समझ लेते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य के भेद तो हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि वाक्य होता क्या है। वाक्य शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। अब इसमें 2 शब्द ऐसे आए हैं जो आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसे हैं। पहला सार्थक, सार्थक अर्थात वाक्य का जहां अर्थ पूर्णता से निकल रहा हो, और दूसरा है व्यवस्थित अर्थात शब्दों की व्यवस्था व्याकरण के अनुसार सही हो, वहां व्यवस्थित शब्द का प्रयोग इसलिए हमने यहाँ किया है। जैसे राम ने धर्म की स्थापना की। अब व्याकरण के अनुसार वाक्य के सारे शब्द यथा स्थान रखे गए हैं अर्थात व्यवस्थित हैं। राम ने यह हमारा कर्ता है, धर्म की यह हमारा कर्म है, स्थापना की कर्ता कर्म क्रिया सब अपने अपने स्थान पर रखे हुए हैं। इनमें से अगर एक भी शब्द को हम इधर से उधर कर देंगे तो वाक्य की व्यवस्था भंग हो जाएगी और अर्थ को पूर्णता नहीं मिलेगी। जैसे अब यहां हम लिखते हैं धर्म की स्थापना राम ने की, तो यह हमारे शब्द अव्यवस्थित हो गए और इसका अर्थ भी उल्टा सीधा हो गया। तो इसलिए वाक्य में प्रत्येक शब्द को यथास्थान होना अत्यंत आवश्यक है। अब ये तो आपको पता चला कि वाक्य होता क्या है। अब हम आते हैं कि वाक्य के अंग या घटक कौन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग 2 प्रकार के होते हैं, अनिवार्य घटक और दूसरा होता है ऐच्छिक घटक। अनिवार्य घटक और दूसरा ऐच्छिक घटक। अनिवार्य घटक का मतलब है, अनिवार्य का मतलब जरूरी। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो कि जो अनिवार्य चीज हो उसी को जो हम जो है जरूरी भी वही कहते हैं, वही उसका अर्थ भी होता है। तो यह है अनिवार्य घटक हमारे कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया ये दोनों ऐसे हैं कि इनके बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। जैसे गीता गाएगी। अब यहां हमारा गीता कर्ता है और गाएगी उसकी क्रिया। 2 ही शब्द हैं, कर्ता और क्रिया, लेकिन ये दोनों शब्द ही वाक्य को सार्थक और पूर्णता प्रदान करते हैं। इन 2 शब्दों से ही हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। तो हमारे अनिवार्य घटक जो हैं वो वाक्य के हो गए कर्ता और क्रिया। अब हम आते हैं वाक्य का ऐच्छिक घटक। ये दूसरा है हमारा ऐच्छिक घटक। ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा के अनुसार वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले घटक, उन्हें ऐच्छिक घटक कहा जाता है। और इसके अंदर आते हैं विशेषण, क्रिया विशेषण और कारक, जिनका प्रयोग हम वाक्य में अपने अनुसार कर लेते हैं। क्योंकि अनिवार्य घटक में हमने गीता गाएगी न विशेषण का प्रयोग किया है, न क्रिया विशेषण का प्रयोग किया है और न ही कारक का प्रयोग किया है। सिर्फ 2 ही शब्दों का प्रयोग किया है, कर्ता और क्रिया, और इन्हीं 2 शब्दों से हमारा वाक्य जो है पूरा हो गया है। अब ऐसे ही हम ऐच्छिक घटक में देखेंगे, जैसे गीता मधुर गाएगी। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमने वही पुराना वाक्य जो था हमारा, वही का वही जू का तू वाक्य हमने इसमें भी प्रयोग कर दिया है। लेकिन ऐच्छिक घटक का जो वाक्य है इसमें हमने एक शब्द फालतू लिया है जो है हमारा मधुर। गीता वही हमारा कर्ता है, गाएगी वही क्रिया है, लेकिन मधुर शब्द जो है इसका हमने अतिरिक्त प्रयोग किया है और ये मधुर है हमारा
विशेषण। गीता कैसा गाएगी? मधुर गाएगी। तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया और ये ही विशेषण शब्द हमारा इस वाक्य में अतिरिक्त या ऐच्छिक घटक का काम कर रहा है। अब आते हैं, यहां तक हमारे वाक्य पूरा हुआ। वाक्य के अंग या घटक पूरे हो गए जो दो प्रकार के हैं, अनिवार्य घटक और ऐच्छिक घटक। अब प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम कि वाक्य के पक्ष कौन कौन से होते हैं। वाक्य के पक्ष क्रिया और कर्ता के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब देखते हैं बच्चों कि उद्देश्य क्या होता है। कोई भी वाक्य हो उसमें कोई ना कोई बात अवश्य कही जाती है जो वाक्य को सार्थक बनाती है। अब उसमें हम उद्देश्य देखते हैं क्या है, जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। जैसे मोहन बीमार है। अब किसके बारे में बात की गई? कौन बीमार है? मोहन। मोहन यहाँ हमारा उद्देश्य हो गया क्योंकि इसी के बारे में बात की जा रही है और यही हमारा कर्ता है। अब उद्देश्य के अंदर आता क्या क्या है इसे आप लोग पहचानोगे किस प्रकार। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आते हैं। अब ये तो आप समझ गए कि मोहन कर्ता है, बीमार है, लेकिन मोहन से पहले अगर कोई भी शब्द आता, जैसे पतला मोहन, मोटा मोहन या वह मोहन, अगर ये शब्द आते तो वो सब कर्ता के विस्तार के अंदर आ जाते और ये हमारा इतना उद्देश्य हो जाता। इसके बाद जो वाक्य हमारा बचता है वो आता है विधेय के अंतर्गत। ये हमारा विधेय के अंतर्गत आ गया। अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि उद्देश्य होता क्या है। अब हम इसका दूसरा पक्ष देखते हैं। जो वाक्य का दूसरा पक्ष है वो होता है विधेय। विधेय जो है वो उद्देश्य, अब उद्देश्य था कि जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ अर्थात जो बात कही जा रही है वही बात विधेय के अंदर आती है, उसे ही विधेय कहा जाता है। जैसे बच्चा गेंद से खेल रहा है। अब यह बच्चा शब्द जो है, गेंद से कौन खेल रहा है? गेंद से खेल रहा है बच्चा, तो बच्चे के विषय में बात की गई। तो बच्चों, बच्चा जो शब्द है वो हो गया उद्देश्य, क्योंकि उसके विषय में बात की जा रही है। बाकी वाक्य में जो भी बात कही जा रही है, जैसे गेंद से खेल रहा है, ये हमारा हो गया विधेय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पूरा वाक्य विधेय कैसे हो गया, तो समझिए बच्चों, विधेय के अंदर कर्म और कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया का विस्तार आते हैं। अब ये बच्चा तो हमारा कर्ता हो गया, यही हमारा उद्देश्य है। इसको हम अलग रखते हैं। बाकी देखते हैं हम, खेल रहा है, ये हमारी क्रिया हो गई, जो हमारी क्रिया और क्रिया का विस्तार विधेय में आएंगे। और गेंद से, ये हमारा हो गया कर्म। कर्म और कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया का विस्तार विधेय के अंदर आएंगे। ये देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, इसमें कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया का विस्तार आते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों ने ये पाठ पढ़ा व्याकरण का, रचना के आधार पर वाक्य भेद, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं पुनः इसका पुनरावर्तन आपको करवा देती हूँ, जिससे आप लोगों को भली प्रकार समझ में आ जाए। ध्यान रखना कि परीक्षा में 4 नंबर में आएगा और इसमें परिवर्तन करने के लिए आ सकता है, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, जो इसके भेद हैं उसमें। लेकिन यहाँ से भी बोर्ड 1 या 2 नंबर में कुछ भी पूछ सकता है। तो फिर से एक बार इसका पुनरावर्तन कर लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो आपका पहला ही पाठ है। वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित समूह
वाक्य कहलाता है। जैसे अब इसका उदाहरण देख लीजिए, राम ने धर्म की स्थापना की। व्याकरण के अनुसार प्रत्येक शब्द अपने स्थान पर रखा हुआ है। अगर इनमें से हम एक भी शब्द इधर का उधर कर दें तो हमारा जो वाक्य की व्यवस्था है वो भंग हो जाएगी और उसका अर्थ जो है वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा, अर्थात उसका अर्थ जो है वो सही नहीं निकल पाएगा और हमारा वाक्य सही नहीं होगा, सार्थक और व्यवस्थित नहीं होगा। अब देखते हैं वाक्य के अंग या घटक कौन कौन से होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, अनिवार्य घटक और दूसरा होता है ऐच्छिक घटक। अनिवार्य घटक जो वाक्य बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और वो होते हैं कर्ता और क्रिया, क्योंकि इनके बिना वाक्य हमारा पूरा नहीं हो सकता है। वो हैं जैसे गीता गाएगी। अब दो ही शब्द हैं, कर्ता और क्रिया, लेकिन वाक्य हमारा पूरा हो गया है। अब बच्चों देखते हैं ऐच्छिक घटक। ऐच्छिक का मतलब इच्छा के अनुसार। जो घटक हम इच्छा के अनुसार वाक्य में प्रयोग करते हैं वो हमारे होते हैं विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक। उदाहरण देखिए, वही उदाहरण हम जो का तो यहाँ ले लेते हैं, गीता मधुर गाएगी। पुराने ही दोनों शब्द हैं, गीता कर्ता, गाएगी क्रिया। एक अतिरिक्त शब्द हमने लगाया है जो विशेषण का काम कर रहा है, गीता मधुर गाएगी, तो ये हमारा हो गया ऐच्छिक घटक। अब आते हैं वाक्य के पक्ष। वाक्य के पक्ष कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन बीमार है। बीमार कौन है? मोहन। बात मोहन के विषय में कही गई है तो मोहन उद्देश्य, और जो कुछ बचता है वो विधेय, क्योंकि उद्देश्य के अंदर कर्ता और कर्ता का विस्तार आते हैं। अब आ गया विधेय। अब विधेय क्या होता है? जिसके बारे में कोई बात कही जाए वो तो उद्देश्य, लेकिन जो कुछ बात कही जाती है वो विधेय के अंदर आती है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय के अंदर आ गया या उसे विधेय कहते हैं। जैसे बच्चा गेंद से खेल रहा है। बच्चा ये हमारा कर्ता है अर्थात उद्देश्य है, इसके बारे में बात कही जा रही है। और दूसरा है गेंद से खेल रहे हैं, ये सारा हमारा विधेय के अंदर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ गेंद कर्म का काम कर रही है और खेल रहा है हमारा क्रिया है, तो ये सारा हमारा विधेय के अंदर आ गया, क्योंकि इसके अंदर कर्म और कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया का विस्तार आते हैं। तो बच्चों ये इतना पहले पाठ का मैंने ये अंग आप लोगों को पढ़ाया है। अब आगे मैं पढ़ा रही हूँ वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जो यहाँ रचना के आधार पर वाक्य भेद है 3 प्रकार का होता है। नंबर